क्या आरबीआई को लगता है कि दुनिया भर की बाजारों में कुछ बड़े करेक्शन की संभावना बन रहा है? क्योंकि आरबीआई ने जो फैसले लिए हैं कल, उसके नाते एक बात ये जरूर खड़ी होती दिखती है कि आरबीआई चाहता है कि अपना पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट बेहतर बनाया जाए बैंकों को लेकर के। वो फंडिंग जो बाजारों में आती है यानी स्टॉक मार्केट में आती है, और इसीलिए इस समय उन्होंने, जबकि बाजारों में पिछले 1.5-2 साल में कोई खासा मूव नहीं है, ऐसे में बाजारों को लेकर के उन्होंने कुछ बड़े फैसले उठाए हैं जिसका प्रभाव बाजारों के ऊपर निगेटिव ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो इस समय, जबकि बाजारों में 1.5-2 साल से बाजार चली नहीं है, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड होल्ड करते हो, चाहे आप जो कुछ भी बाजार में करते हैं, आरबीआई की इन पॉलिसीज से आपको प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये फैसले अभी क्यों लिए गए। तो क्या दुनिया भर में कुछ इस तरह के करेक्शन की संभावनाएं आरबीआई देख रही है, जबकि उसको लगता है कि भले ही बाजार थोड़ा और घट जाए लेकिन अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर लेनी जरूरी है, बैंकों का रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके ना ऐसा हो जाए कि कोई डिफॉल्ट की क्रिएशन आ जाए। मैं इस वीडियो में इन सारे पहलू की बात करूंगा, क्या फैसले हुए हैं, किस तरह से वो आपको प्रभावित करते हैं, किस तरह से वो ब्रोकर को प्रभावित करेंगे, किस तरह से वो प्रॉप डेस्क को प्रभावित करेंगे, और क्या उसकी टाइमिंग ये पॉइंट दिखाती है कि आरबीआई को डर है बाजारों में बड़े करेक्शन की। तो इन सारे पहलुओं पे बात करूंगा, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले फैसले समझते हैं, इसके बाद समझ पाएंगे कि उसकी टाइमिंग और उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। फैसला नंबर 1, 5-6 बड़े फैसले हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़े फैसले हैं, अगर मैं एक बार में बोलूं सारे फैसलों को, तो ये सारे फैसले आपके मार्जिन को, यानी जो ब्रोकर आपको मार्जिन देता है उसको कंट्रोल करने के ऊपर है। ब्रोकरों की मार्जिन कम की गई है। ब्रोकर मार्जिन कम करने का अर्थ ब्रोकर के ऊपर नहीं लागू होता, वो आपके ऊपर लागू होता है। अलग अलग पहलू से ये किया गया है। पहली चीज है, अब जब आप शेयर खरीदते हैं, जैसे आप खरीदते हैं तो ब्रोकर के अकाउंट में रहेगा, अगर ब्रोकर के पास है। इसी तरह से ब्रोकर भी शेयर खरीदते हैं, या किसी भी तरीके से जो ब्रोकर अकाउंट्स में शेयर पड़े हैं, जब वो उसको प्लेज करता है, तो अभी तक बहुत क्लास 1 स्टॉक्स हैं अगर, तो उसमें तकरीबन 90% तक उसको पैसे मिलते हैं, यानी 90% तक आपको जो है उसके अगेंस्ट में ट्रेडिंग करने की फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन अब उसको घटा करके 60% किया गया है, यानी अगर ब्रोकर उसको प्लेज करेगा तो आपको वो जो है 60% तक ही पैसा पाएगा, 40% उसको कैश कंपोनेंट रखने पड़ेंगे। इसके नाते क्या होगा? पहली चीज है, इसके नाते होगा कि बहुत जल्दी मार्जिन जो है शॉर्टफॉल क्रिएट हो सकता है। दूसरी बात है कि ब्रोकर को ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी। पहला नंबर है हुआ ये आपके सीधे तौर पर एमटीएफ के ऊपर असर डालेगा। एमटीएफ मार्जिन्स अब जो है सिकुड़ने लगेंगी, यानी एमटीएफ के लिए ब्याज जो है ज्यादा चुकता करना पड़ सकता है, या ब्रोकर आपसे ज्यादा ब्याज ले सकता है, क्योंकि उसकी कास्ट ऑफ बारोइंग महंगी हो रही है। एक और बड़ा फैसला, और इसमें कई सारे फैसले हैं, दूसरा जो ब्रोकर से जुड़ा फैसला है जो कि आपके ही ऊपर आएगा, वो ये है कि 1 अप्रैल 2026 से अब जो ब्रोकर है वो बैंक गारंटी के रूप में, जाहिर सी बात है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, 2 मिनट लगेगा, सुन लीजिए, उसके बाद मैं इसका मतलब समझा दूंगा। तो जो कॉर्पोरेट गारंटी और बैंक गारंटी ब्रोकर लिया करते थे, जो कि बैंक से उनको मिला करती थी, उसमें होता ये था कि ब्रोकर अगर 50% बैंक गारंटी ले लिया करता था, मतलब बैंक गारंटी ले लेता था, साथ में ऐसे जो प्रमोटर्स होते थे जो स्टॉक होल्ड करते हैं, प्रमोटर भी स्टॉक तो ब्रोकर के अकाउंट में ही होल्ड करेगा, और प्रमोटर जो है वो रोज तो शेयर बेचता नहीं है, तो जो है प्रमोटर गारंटी नाम की एक चीज होती है कि ब्रोकर प्रमोटर से ले लेता था कि भाई आप दे दो, ये शेयर आपको नहीं बेचने, जब आपको बेचने होंगे हम दे देंगे। अब वो शेयर ब्रोकर के पास रहते थे और ब्रोकर जो है उसको प्लेज करता था, और उस प्लेज अकाउंट जो वो प्लेजिंग करता था उसके बेस पर उसको पैसे मिलते थे। वो जो पैसे मिलते थे वो पैसे जो है ट्रेडर को दे दिया जाता था, यानी आपको दे दिया जाता है, चाहे आप एमटीएफ फैसिलिटीज लेते हो या इंट्राडे ट्रेड्स करते हो, तो वो आपको दे दिया जाता है और उसको फिर आप एज ए ट्रेड यूज करते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, 10,000 रुपए डालते हैं, लाख रुपए का माल ले पाते हैं, वो मार्जिन कहां से आती है? वो मार्जिन आती है इन्हीं तरीकों से, जब आपका लिए ब्रोकर जो है पीछे से आपके लिए मार्जिन का जुगाड़ करता है। इसी तरह से एमटीएफ आपको पता होगा, जहां पर आप 8-10% जो है ब्याज पर आप शेयर खरीदते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डाले हैं, आप 3 लाख का शेयर ले लेते हैं, उसको 1 साल तक होल्ड करते हैं, पैसा तो नहीं दे रहे हैं आप, लेकिन हाँ 9% का ब्याज देते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ 2 लाख रुपए, वो कहां से आया? वो इन्हीं तरीकों से ब्रोकर जो है उसको जुगाड़ करता है। तो
पहले क्या होता था कि अगर 100 रुपए की जरूरत है तो बैंक गारंटी की जरूरत है, तो ब्रोकर क्या करता था, 50 रुपए की एफडी कर लिया। बहुत सारा पैसा ब्रोकर का जो फंड है वो बैंक एफडीज में रहता है, वहां उन्होंने एफडी कर लिया और 50 रुपए जो है प्रमोटर गारंटी का यूज कर लिया और उसको 100 रुपए मिल गए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब उसको क्या होगा, उसको 50% जो वो प्रमोटर जो गारंटी है वो तो खत्म कर दी गई है, यानी प्रमोटर गारंटी पर ब्रोकर को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है, तो एक बड़ा चीज चला गया है, तो जितने भी प्रमोटर्स हैं जो शेयर होल्ड करते हैं और उसके ऊपर गारंटी दे देते हैं, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। ब्रोकरों को वहां से नुकसान होगा, बड़ा नुकसान है ये, सभी ब्रोकरों को ये नुकसान है। अब इसके बाद क्या होगा, जो 20% जो और जो बैंक गारंटी के रूप में 50 रुपए की बात मैंने कही, उसमें से भी 20% जो है, सॉरी 25% जो है वो कंपलसरी है कि उसमें कैश कंपोनेंट रखना पड़ेगा, यानी कैश में रखना पड़ेगा। कैश की डिमांड बढ़ जाएगी, तो सीधी सी बात है जो टोटल मार्जिन है वो कम हो जाएगी, या जो कैश जुगाड़ने का यानी मार्जिन जुगाड़ने का तरीका है उसमें अब ज्यादा मात्रा में कैश डालना पड़ेगा, तो जो भी कुछ होगा उससे मार्जिन कमजोर होगी। कमजोर होने का मतलब ज्यादा कैश आप रखोगे तो मार्जिन कम होगी, और पर ट्रेड जो प्रॉफिट बनते हैं वो भी कैपिटल डिप्लॉयड के आधार पर कम हो जाएंगे, तो वो एक बड़ा इशू आएगा। तो अल्टीमेटली ये चीज की गई है। इसके बाद जो तीसरी चीज की गई है उसमें ये है कि जो प्रॉप डेस्क होते हैं उनको जिस तरह से बैंक गारंटी और कोलेट्रल पर पैसे मिला करते थे वो अब काफी हद तक खत्म कर दिए गए हैं। तो प्रॉप डेस्क यानी वो पैसे, अब प्रॉप डेस्क वाले पैसे जो है नहीं मिल पाएंगे। बैंक गारंटी वाली बात हो गई। प्रॉप डेस्क को एक बड़ा दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि प्रॉप डेस्क ट्रेडिंग में जो है बैंक गारंटी फंडिंग पीछे से पैसा लेकर के करना ये बहुत बड़ी चीज होती थी। तो ब्रोकरों की भी खुद की प्रॉप डेस्क होती है। अब प्रॉप डेस्क के लिए जो अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए कैश आपको रखना पड़ेगा और वो आपको बैंक में रखना पड़ेगा, यानी कि आप किसी तरह से कोलेट्रल लेकर के ये जो प्रॉप डेस्क वाला पैसा है आप इसको मैनेज नहीं कर सकते या इसको नहीं चला सकते। अब इसके बाद मतलब ये सारी चीजें की गई हैं, और जो मार्केट एक्सपोजर है उसमें ये सारी चीजें जोड़ दी गई हैं। अगर बैंक बहुत ज्यादा कैपिटल फंडिंग कर रहा है तो पहले उसमें बाइफर्केशन था, सभी को जो है जैसे इस टाइप की पैसे को वो लोन के रूप में या यूं कहिए कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में नहीं गिना जाता था, यानी उसने कैपिटल मार्केट यानी शेयर बाजार में पैसा डाला है उसमें उसको नहीं गिना जाता, लेकिन अब उसको गिना जाएगा। तो कोई भी पैसा जो वो शेयर बाजार से रिलेटेड बैंक गारंटी देगा या किसी भी तरीके से देगा वो उसके कैपिटल मार्केट रिस्क में जोड़ा जाएगा, और उसके आधार पर अगर लिमिट पूरी हो जाएगी तो उसके जो लोन देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो दिक्कत यह है कि लोनिंग के ऊपर यानी जो आम लोन है उसके ऊपर भी बैंकों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब ये सारी बातें हैं, इसमें काफी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं। हो सकता है आप ट्रेडिंग ना करते हो तो आपको लगे कि आपके लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, या प्रॉप डेस्क पे आप काम नहीं करते तो आपके लिए वैल्यू नहीं है। पहली चीज समझिए, तो मोटा मोटी मैंने ये मोटा मोटी आपको सब बताया, लेकिन अब पहली चीज समझिए कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। पहला इंपैक्ट, लिक्विडिटी कम हुई है। एक सिंपल सी चीज समझिए, लिक्विडिटी कम हुई है मतलब कैश, तरलता, पूंजी वो कम की गई है या उसके कॉस्ट को बढ़ाया गया है। जैसे आरबीआई जब रेट को कम करता है तो मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ती है, जिसके नाते क्या होता है, बाजारों में तेजी आती है। मैं आम रेट की बात कर रहा हूं, रिवर्स रेपो और रेपो रेट। तो जब इनको कम किया जाता है, जिसको जनरली रेट कट बोलते हैं, जब इनको कम किया जाता है जिसको बोला जाता है लिक्विडिटी को ईज किया गया है, यानी लिक्विडिटी बढ़ाई गई है। लिक्विडिटी जब बढ़ती है तो दुनिया भर के यानी भारतीय बाजारों में और दुनिया भर के जहां जहां भी होगा तो वहां तेजी आती है। अब ये जो आरबीआई के फैसले हैं ये क्या है, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी कम की गई है, यानी कि रेट को बढ़ा दिया गया है। ओवरऑल रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जैसे बढ़ाए जाते हैं तो लिक्विडिटी सकअप होती है, यानी खींच ली जाती है सिस्टम से। तो यहां पर भी वही हुआ है कि लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजों से खींच ली गई है, यानी उसके कॉस्ट को बढ़ा दिया गया है। अब जब कॉस्ट बढ़ गई तो जाहिर सी बात है, अगर आप ब्याज पे काम कर रहे हैं, चाहे आप ब्रोकर हो, चाहे आप प्रॉप हो, चाहे आप एक आम व्यक्ति हो जो एमटीएफ पे काम कर रहे हैं, तो सभी के लिए जो कास्ट ऑफ बारोइंग है वो महंगी हो जाएगी। यानी कि अब आप समझिए कि मान लीजिए आपको 10% पर एमटीएफ मिलता था। मैं आपकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ब्रोकर नहीं हैं और आप ना ही प्रॉप पे काम करते हैं, तो एमटीएफ में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। इसलिए अब अगर आप एमटीएफ में काम कर रहे हैं तो क्या होगा, जो 9-10% पर एमटीएफ मिला करता था आपको, अब वो मिलेगा 12, 14, 15% पर। हो सकता है 14-15% पे मिले, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि 3 से 5% तक ये ब्याज में वृद्धि जैसा इंपैक्ट डालेगा। तो 9%
कहाँ 14-15%। अब अगर 14-15% आपसे ब्रोकर क्यों लेगा? क्योंकि ब्रोकर अभी तक जितना पैसा जुगाड़ करता था उसके लिए उसको कम चुकता करना पड़ता था ब्याज, या उसको कैश नहीं रखना पड़ता था। कैश रखने में ही सारी समस्या होती है। अब अगर उसको ज्यादा कैश रखना पड़ेगा तो उसका जो लेंडिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। अब जब वो बढ़ जाएगा यानी वो कम कमा भी कम पाएगा। दूसरी चीज है कि जो ट्रेड करके प्रॉप डेस्क ब्रोकर ये सब कमाते हैं वो भी कम हो जाएगी। तो जब वो कमी कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से टोटल कैपिटल पे असर आएगा, और उसके नाते क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा, उसकी कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ जाएगी। जब लेंडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी यानी वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा उसको उधारी देना, तो फिर वो ब्याज बढ़ा देगा। और इसीलिए जो 9-10% का ब्याज है वो 14-15% एमटीएफ में चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, पहला असर क्या होगा बाजारों पर? जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि ये लिक्विडिटी सकअप करने जैसा है। तो जब बाजारों से लिक्विडिटी खींची जाती है तो बाजार क्या करते हैं? गिर जाते हैं। इसी तरह से जब लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है तो बाजार बढ़ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है, लिक्विडिटी खींची गई है तो बाजार के नीचे जाने की संभावनाएं बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब होगा क्या, जैसे ही मान लीजिए मार्केट थोड़ा नीचे जाता है तो बहुत सारा कैश कंपोनेंट में तो माल था नहीं, लेकिन अब उसको कैश कंपोनेंट में डालना पड़ेगा। अब ये बात याद रखिए कि बाजार में रोज नया पैसा नहीं आता, और इस तरह की बाजार में जहां बाजारों में गिरावट रही हो पिछले 1.5-2 साल में, तो नया पैसा नहीं आता, वही पैसा राउंड राउंड होता है। अब वही पैसा जो इक्विटीज में लगा हुआ था, अब अगर किसी को एफएनओ करना है या ब्रोकर को करना है, ब्रोकर की मजबूरी है कि एफएनओ में ज्यादा मार्केट पैसा बनता है। इस मार्केट में जब बाजारों में गिरावट चल रही है तो इक्विटी में तो वैसे भी पैसा नहीं बन रहा है, प्लस इक्विटी को हेज भी करना पड़ रहा है। ऐसे में पॉसिबिलिटीज हैं कि वो इक्विटी का एक्सपोजर और कम करें, ताकि जो है अपना वो कैश कंपोनेंट क्रिएट कर सकें, ताकि जो है एफएनओ मार्केट में वो अपना स्टेबल पोजीशन बनाए रख सके, या जो पुरानी पोजीशंस हैं उनको होल्ड कर सके। ऐसे में भी कैश कंपोनेंट बढ़ाने के लिए उनको अपना इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक अगर उसको प्लेज किए हुए थे तो उस पर 80% उनको मिल रहा था हेयर कट के बाद, लेकिन अब वो मिलेगा 50%, 60%। तो 30% पैसा आएगा कहां से? जो जो कोलेट्रल में आना था वो 30% पैसा कहां से आएगा? शेयर बेच के आएगा। या तो नया पैसा हो, नया पैसा है नहीं तो फिर शेयर बेचो। एक बात। अब आपने गारंटी कम कर दी है तो प्रमोटर गारंटी से पैसा आता था वो भी खत्म है, तो लिक्विडिटी सकअप हुई, तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई। अब इसका जो पहला असर हुआ कि एमटीएफ के रेट बढ़ सकते हैं। दूसरा असर जो है फौरी तौर पर, यानी मंडे, ट्यूसडे या अगले कुछ दिनों के लिए मार्केट सेंटिमेंटल वीक हो जाएगा। मार्केट जो है सेंटिमेंटली वीक दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा कमजोरी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इसका बड़ा असर क्या हो जाएगा? इसका बड़ा असर ये हो जाएगा कि लंबे समय में बाजार जो है हमेशा हमेशा के लिए कम लिक्विड हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में भी काम कर सकते हैं, चाहे वो एफआईआई हो, चाहे वो बड़े प्रॉप डेस्क वाले हों, चाहे वो और लोग हों, वो फिर और दूसरे वेंचर भी खोज सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी कॉस्ट ऑफ मतलब यूं कहिए कि जो उनका आरओआई है, यानी जो इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट बनता है, वो वहां पे उनको ज्यादा बनेगा। यहाँ पर आरओआई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो है कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ चुकी है। तो आरओआई जब कम हो जा रही है तो जाहिर सी बात है वो बाहर जाने के बारे में भी सोचेंगे, और इसके नाते भी लिक्विडेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हैं, ये सभी प्रॉब्लम जो हैं, यानी ये पूरी के पूरे अगर एक शब्द में बोला जाए तो इस पूरे के नाते मार्केट में आपको फौरी तौर पर भी गिरावट का अंदेशा बनता है। अगर आप समय की बात करिए, चूंकि ये 1 अप्रैल से लागू होगा, तो 15 मार्च के बाद की स्थिति ये होती है कि वहां पर अभी कल से तो इसको करना नहीं है, तो 15 मार्च के या 20 मार्च के बाद बाजार इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। तो वहां पर एक कमजोरी की आशंका बनेगी कि उस पूरे पीरियड में आपको जो है कैश मार्केट में सेलिंग देखने को मिल जाए। तीसरी चीज है कि ये लंबे समय में बाजारों की हेल्थ के लिए, यानी एक यूं कहिए इन्वायरमेंट के लिए, मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट के लिए हो सकता है बाजारों में लिक्विडिटी का कम होना या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का बढ़ जाना। लेंडिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो दूसरे प्लेयरों के लिए भारत अच्छा डेस्टिनेशन ना होकर के विदेश उसके लिए अच्छा डेस्टिनेशन उनको फील होने लगे। ऐसे फैसले तो ये हैं। अब आरबीआई ने ये सब फैसले लिए क्यों? क्योंकि आरबीआई को ये सब नहीं पता है? बिल्कुल पता है, वो बहुत समझदार हैं, उनको हर एक बात पता है, और उन्होंने देश हित में ही ये फैसला लिया होगा, क्योंकि उनको कुछ और दिख रहा होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या आरबीआई को डर है कि मार्केट में क्रैश हो सकता है। अब जरा समझने की बात है, डॉलर को जोड़िए जरा एक समय। इस समय मैं थोड़ा सा आपको दुनिया की बाजार समझाऊं तो डॉलर इस समय अपने निम्नतम स्तरों पे चल रहा है। बहुत सालों बाद डॉलर जो है, अगर आप यूं कहिए कि डॉलर इंडेक्स की बात करिए तो 92-93 की रेंज में गया। अब अगर यहां से डॉलर में मजबूती आती है, डॉलर में मजबूती कब आएगी? जब डॉलर में, यानी जब लोग अमेरिका के बॉन्ड खरीदेंगे। अमेरिका के बॉन्ड लोग कब खरीदेंगे?
जब अमेरिका का बॉन्ड लोग तभी खरीदेंगे जब बॉन्ड यील्ड कमजोर होने लग जाएगी। बॉन्ड यील्ड कमजोर कब होगी? जब लोगों को ये लगेगा कि अमेरिका में रिसेशन आने के खतरे बढ़ रहे हैं, या किसी भी कारण से अमेरिका जो है लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पाएगा, या अमेरिका बहुत लंबे समय के लिए जिस तरह से लगातार वो शटडाउन्स में जा रहा है, वो उसके डिफ़ॉल्ट होने के या किसी एक दो प्रदेशों के डिफ़ॉल्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, या कुछ और कारण हो, भारत के इंटरनल कारण। अगर भारत की जो इकोनॉमिक सर्वे आई थी उसको आप पढ़िए, तो भारत में जिस तरह से कर्ज लिए गए हैं और राज्यों के माध्यम से जिस तरह से कर्ज बढ़ाए गए हैं, इवन 17 ट्रिलियन सरकार केंद्र सरकार ले रही है, लेकिन राज्यों के कर्ज पिछले 4 सालों में बहुत बढ़े हैं। ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है कि अपना ही कर दोबारा से रीपे करने के लिए राज्य सरकारें वापस से लोन ले रही हैं और उसको पे कर रही हैं, और राज्य का जो कर है वो केंद्र के कर के तुलना में, यानी परसेंटेज टर्म में, अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पर है प्रतिशत में। तो ये सारी बातें का ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में कभी कोई राज्य हमारा डिफॉल्ट की स्थिति में चला जाए, यानी उसके पास ब्याज चुकता करने के भी पैसे ना हो जाएं, और ऐसे में बैंकों को टाइटन करने की ज़रूरत पड़ जाए, रिस्क की प्रॉब्लम बढ़ जाए। अगर हम राज्यों वाली बात को एक समय के लिए हटा भी दें, अगर हम सिर्फ स्टॉक मार्केट पर ही फोकस करें, तो क्या अमेरिका वाली बात जो पूरी की पूरी मैंने अभी कही कि अमेरिका में बड़े क्रैश की संभावना बन जाए, या फिर दुनिया के किसी अन्य देश में बड़े क्रैश की संभावना बन जाए और उसके नाते भारतीय स्टॉक मार्केट में क्रैश आए? अब अगर भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश आता है तो बैंक जब ज्यादा एक्सपोजर करेंगे तो बैंक को प्रॉब्लम बढ़ सकती है, या बैंकिंग डिफॉल्ट हो सकता है। बैंकिंग डिफॉल्ट्स को रोकने के लिए अभी से रिस्क ज्यादा नॉर्म टाइट कर दो, ताकि भले ही मार्केट थोड़ा घट जाए, रिस्क के डर के नाते या लिक्विडिटी क्रंच के नाते मार्केट थोड़ा नीचे चला जाए, वो चलेगा, लेकिन कम से कम बैंक जो है, जो उनका हेल्थ है वो बना रहेगा, या बैंक जो है डिफॉल्ट ना कर पाए, ऐसी कोई स्थिति भारतीय बैंकों में ना देखने को मिले। तो ऐसा क्या लग रहा है कि आरबीआई बहुत पहले सजग होने की कोशिश कर रहा है कि बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए, कैपिटल मार्केट की रिस्क उनकी कम करने के लिए ये करना ज़रूरी है। भले ही फौरी तौर पर बाज़ारों के लिए ये अच्छी बात नहीं है, भले ही फौरी तौर पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में उनके लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और हो सकता है लंबे समय के लिए भारतीय बाज़ारों का जो इन्वायरमेंट है ट्रेडर और निवेशक के लिए या बड़े प्लेयर्स के लिए, वो भी थोड़ा बिगड़ जाए। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के देखने के बावजूद भी अपने बैंकिंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए या बचाए रखने के लिए, जो कि आरबीआई का सबसे प्रमुख काम है। स्टॉक मार्केट बहुत छोटी चीज़ है आरबीआई के लिए, बैंकिंग सिस्टम बचाना बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसकी हेल्थ को बचाए रहने के लिए जो कि संभावनाएं बन रही हों, या आरबीआई को लग रहा हो, क्योंकि वो बहुत कुछ जानते हैं, उनके डेटा बहुत कुछ हैं, आम पब्लिक में उतने डेटा नहीं होते, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। क्या उस तरह के कुछ डेटा उनके सम्मुख हैं जिसको देख करके वो ये समझ पा रहे हैं कि ये जो फौरी तौर पर थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन अल्टीमेटली मुझे बैंक संभालना है, मेरे को अब एक नाव बचानी है, दूसरी नाव को अगर डूबना पड़े तो डूबने दो। तो स्टॉक मार्केट वो नाव है जो डूब सकती है, और उनको अपना बैंकिंग सिस्टम बचाना है, और जो कि ज़रूरी भी है, और उसके लिए वो इस टाइप के कड़े फैसले ले रहे हैं। ये तो बात समय बताएगा कि एग्जैक्टली ये किस तरह से पैन आउट हुआ है, लेकिन हाँ, इसका असर निवेशक, ट्रेडर सभी के ऊपर पड़ेगा, मार्केट के ऊपर पड़ेगा, थोड़ा तो निगेटिव रहेगा ही रहेगा। और 20 मार्च के बाद आपको इसका एक व्यापक असर देखने को मिलेगा, वो जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं। बाकी आपकी एमटीएफ और वो सब चीज़ें मैंने बताई हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और आपको क्या लगता है कि क्या आरबीआई सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या बाज़ारों में उस तरह का सेंस बन रहा है जिसके नाते बाज़ार नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही हो? कुछ आप अपने विचार ज़रूर रखिए, उसके आधार पर फिर हम नए वीडियोज़ में आपके साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिए। मैं मुलाकात करूंगा कल सुबह अपने दूसरे चैनल पर, तो जरूर जुड़िएगा दोनों चैनलों पर। धन्यवाद।